प्रिय बच्चों, नमस्कार। हमने प्रारंभ किया है दूसरा यूनिट हिंदी का। पहला नव्यतर गद्य गौरव हम कर चुके हैं और इसके बाद जो हम दूसरा करने जा रहे हैं वह था हरियाणवी भाषा और साहित्य का इतिहास। पहला प्रश्न था हरियाणवी भाषा का उद्भव और विकास, जिसमें हमने भाषा के महत्व को समझते हुए, हरियाणवी शब्द की व्युत्पत्ति को समझाते हुए, हरियाणा की भाषा के बारे में समझने का प्रयास किया, जिसमें हमने यह प्रयास किया कि जो हरियाणवी भाषा है वह कितनी लंबी यात्रा करते हुए बोली को भाषा के रूप में परिवर्तित करती है। हमने पढ़ा कि यह जो भाषा है, हरियाणवी बोली है, यह संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से शौरसेनी, शौरसेनी से पश्चिमी हिंदी और उसकी एक बोली निकली हरियाणवी, जिसका कि व्याकरणिक रूप से या जिसको कि हम नियमों में आबद्ध करने की कोशिश करें तो वह भाषा के रूप में परिवर्तित हो गई। इसके पश्चात जब हम भाषा का उद्भव और विकास लिखेंगे तो हमारा तीसरा पहरा बनेगा भाषा के विकास में लोक साहित्य का क्या योगदान रहा। जो हरियाणवी भाषा है, लोक साहित्य के अंतर्गत लोकगीतों, लोक कथाओं, लोक सुभाषितों, भजनों, सांगों, आधुनिक काव्य, भक्ति साहित्य, कहानी, उपन्यास आदि ने जो हरियाणवी भाषा के विकास में सहयोग दिया है, उसकी शब्द संपदा को लेकर यह बोली भाषा में परिवर्तित हुई। चौथा पॉइंट बनाएंगे हम हरियाणवी भाषा की विकास यात्रा में लोकगीतों का क्या महत्व रहा। वे लोकगीत जो विभिन्न पर्वों, विवाह, शादी के अवसर पर नारियों द्वारा गाए जाते हैं, उन गीतों की तर्ज और लय होती है, उस लय के अनुसार शब्द बोलने का एक अंदाज होता है जो वर्षों से सुरक्षित है लोकगीतों में। वह लोकगीतों से लिए गए शब्द ही उसकी बोली को भाषा बनाते हैं। अगला पॉइंट लेंगे आप हरियाणवी भाषा की विकास यात्रा में प्रचलित लोक कथाएं, परियों की कथाएं, देव विषयक कथाएं, साहस और पराक्रम की कथाएं, कौशलपूर्ण कथाएं, व्रत कथाएं, जादू टोनों से संबंधित कथाएं जो सदियों से चली आ रही हैं, वे लोक कथाएं हरियाणवी भाषा के विकास में भी योगदान देती रहीं। फिर आप अगला पॉइंट बनाएंगी लोक सुभाषित या बनाएंगी मुहावरे और लोकोक्तियों का योगदान। जो हरियाणवी भाषा है उसमें मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सूक्तियाँ, बालकों की बूझ बुझावलें जो हुआ करती थी, वह भी हरियाणवी भाषा के विकास में अपना योगदान देते रहे। अगला लेंगे आप हरियाणवी भाषा में आल्हा छंद। न्यादर सिंह बेचैन और मटरूलाल गोयल मेरठी द्वारा रचित आल्हा छंद भी हरियाणवी भाषा के विकास में अपनी गहरी छाप छोड़ते हैं। अगला पॉइंट बनाएंगे हरियाणवी भाषा में भजन साहित्य। क्योंकि हरियाणा मूलतः धर्म में विश्वास करने वाला राज्य है, तो जैसे झज्जर जिले में जन्मे पंडित बस्तीराम को हरियाणवी भक्ति साहित्य में तुलसीदास कहा जाता है। इसी प्रकार शंकरदास, मानसिंह आदि भजन गायकों ने भी भजन साहित्य द्वारा हरियाणवी भाषा को आगे बढ़ाया। भजनों की गूंज जो धार्मिक अनुष्ठानों में भी सुनाई देती है, वहाँ से शब्द संपदा लेकर इस हरियाणवी भाषा को समृद्ध बनाया गया। तो इस प्रकार एक पॉइंट और बना सकती हैं हरियाणवी भाषा में सांग परंपरा का योगदान। हरियाणा में लिखे जाने वाले सांगों का हरियाणवी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा और यह तो 13वीं शताब्दी से प्रारंभ हो गए थे। तो जो दीपचंद जी ने, जो लक्ष्मीचंद जी ने सांगों को लिखा, उनके माध्यम से हरियाणवी भाषा को भी आगे विकसित करने का एक स्वरूप मिला। तो हमने यह प्रश्न कल किया था, आज हम करने जा रहे हैं हरियाणवी भाषा की प्रमुख बोलियां। आपको 10-10 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं। पहला हरियाणवी भाषा का उद्भव विकास, दूसरा है हरियाणवी भाषा की बोलियां
और तीसरा है हरियाणा की सांग परंपरा, उद्भव और विकास। फिर आएंगे 5-5 नंबर के प्रश्न। हरियाणवी कविता का परिचय और प्रवृत्तियाँ, और उपन्यास, कहानी और नाट्य साहित्य। तो हम दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं हरियाणवी भाषा की बोलियाँ। जो हरियाणा में इतनी बोलियाँ बोली जाती हैं उसे, उनके समुच्चय को हरियाणवी भाषा का नाम दिया गया है। वे बोलियाँ कौन सी हैं? आपके समक्ष प्रस्तुत है ये चार्ट, जिसमें आप देखेंगे बांगरू, अहिरी, बागड़ी, मेवाती, कौरवी और ब्रज। आपने इसमें बताना है कि पहले हरियाणा शब्द था, उससे यह लोक भाषा का नाम हरियाणवी रखा गया। हरियाणवी भाषा का क्षेत्र हरियाणा राज्य की सीमाओं के बाहर भी है। ब्रिटिश सरकार ने जब 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया तो दिल्ली की सुरक्षा हेतु हरियाणवी भाषा भाषी गाँवों को भी दिल्ली प्रांत में ही रखा। इन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की बोली हरियाणवी थी। उधर यमुना पार मेरठ तक हरियाणवी की कौरवी बोली का वर्चस्व था, और हरियाणा से सटे राजस्थानी क्षेत्र भरतपुर तक हरियाणवी का भाव था। तो इनकी हम उपबोलियाँ और बोलियों की विशेषताएं बताएंगे, उनके बारे में बताएंगे। कौन है जो मानते हैं कि हरियाणवी किसे कहा जाता है? कोई बांगरू को मानता है, कोई अहिरी को, कोई बागड़ी को, कोई मेवाती को, कोई कौरवी को, कोई ब्रज को। तो हम आपकी किताबों में तो आपको पूरा मिलेगा ही, परंतु जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ और यदि आपकी किताबों में नहीं मिलता तो आपने लिखना है। इन प्रश्नों में आपने क्या क्या लिखना है? जैसे सबसे पहले लिखेंगे आप बांगरू। बांगरू को बांगड़ू भी कहा जाता है, बांगड़ू। तो जो बांगर शब्द है उसमें ऊ प्रत्यय लगने से ये बन गया बांगरू। और जो बांगर का शाब्दिक अर्थ है, उसका अर्थ है ऊर्ध्व, शुष्क, समतल, कठोर भूमि जो वर्षा के जल को सोखकर कठोर हो जाए। ऊर्ध्व माने थोड़ी सी ऐसे ऊंचाई की ओर थी। शुष्क बिल्कुल ही पानी नहीं था, और वर्षा का जल भी जो होता था वो सोख लिया करते थे। इसलिए इस बोली जो वहाँ पर बोले जाने वाली भाषा है, बोली है, उसका नाम क्या था? बांगरू। और क्षेत्र कहाँ है जो ये बांगरू बोली जाती है? करनाल में, रोहतक में, जींद में, भिवानी में, सोनीपत में, पानीपत में और कैथल में। यद्यपि पहले बांगर थी यह जमीन बड़ी शुष्क सी हुआ करती थी, पर यहाँ के लोगों ने पूरी मेहनत करने के बाद इस भूखंड को धन धान्य से संपन्न कर दिया। और शस्य श्यामला मैंने हरी भरी हरियाली आप देखते हैं, खेत देखिए आप जाते हुए रास्ते में मिलते हैं। तो अब वर्तमान में तो ये धन धान्य से संपन्न है, परंतु यह जो बांगरू शब्द है ये बांगर से बना, और बांगर का मतलब वहाँ की जमीन पहले बहुत अधिक शुष्क हुआ करती थी। दूसरी बोली है अहेरी, जिसका नाम अहीर वाटी भी है। अहीर और वाटी दो शब्दों के मेल से यह शब्द बना है। यहाँ पर अहीर लोगों का निवास स्थान है। अहीर संबंधी क्षेत्र जहाँ वो अपने रीति रिवाज या अपनी परंपराओं का पालन करते हुए अपना अलग पहनावा रखते हैं। तो अहीर या हरी शब्द का धीरे धीरे जब विकास होता गया तो वो आभीर शब्द से का पर्याय बन गया। तब से यह आभीर शब्द अहीरी में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ की जो बोली है उसके क्षेत्र क्या है? महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, कोसली, पाटोदी और झज्जर। आपको ये दो चीजें तो याद करनी ही है। इसके अलावा कुछ एक शब्द कि वो किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, कैसे बोली जाती है, यह भी इसकी विशेषताओं में लिख सकते हैं। आपको ये 10 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है, और आपको 5-5 नंबर के प्रश्नों में 2 बोलियां पूछी जा सकती हैं, 1 बोली पूछी जा सकती है। आपको 1 नंबर के प्रश्न में इसकी व्युत्पत्ति पूछी जा सकती है। 1 नंबर के प्रश्नों में क्षेत्र पूछा जा सकता है कि वे कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो आपने इसका ध्यान रखना है। तीसरा है बागड़ी। बागड़ी क्या है? ये बागड़ शब्द से बना है।
और बागड़ का अर्थ क्या होता है? जहाँ कंकड़, पथरीली और रेतीली मरुभूमि हो। जो मरुभूमि, मरुस्थल की ऐसी भूमि जो रेत जहाँ पर होती थी, कंकड़ पड़े होते थे, उसे बांगड़ कहा जाता था, क्योंकि वहाँ पर धूल भरी हवाएं चलती थी और यहाँ के लोगों का जो जीवन था वो बहुत ही श्रम साध्य और कष्टकारक था। ये किसके आसपास हो गई? राजस्थान के आसपास मरुभूमि बोल रहे हैं, तो इसके लगते क्षेत्र हैं वो कौन से हैं? सिवानी, सिरसा, डबवाली, चौटाला, आदमपुर, लोहारू। चौथी लेंगे हम मेवाती। मेवाती मेव से बना है और मेव क्या थी? एक जाति का नाम था और इसमें किन क्षेत्रों में बोली जाती है? यह फिरोजपुर, नूह, नमीना, हथीन, तावड़ू, पिनगमा। अब लेंगे हम कौरवी। कौरवी को अम्बालवी भी बोला जाता है, क्योंकि अम्बालवी के जो कमिश्नरी थे उसके अधिकांश भागों में बोलने के कारण इसका नाम अम्बालवी, अम्बाला से पड़ा। और वैसे इसका नाम है कौरवी। जो ग्रामीणों द्वारा कुरु प्रदेश में बोलने वाली बोली थी उसको कुरु के नाम से कौरवी शब्द उनको मिला है। और ये कहाँ बोली जाती है? कालका में, पिंजौर में, पंचकुला में, मोरनी में, शाहाबाद में, पीपली में और नारायणगढ़ में। अब है हमारी छठी ब्रज। ब्रज शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के व्रज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जाना। कहाँ जाना? किसने जाना? ब्रज में, जैसे कि आपको पता है कृष्ण की भूमि है और वहाँ गौ पालना होती थी, क्योंकि उन्हें गाय बहुत अच्छी लगती थी, तो वहाँ से इन्होंने निकाला होगा जिस स्थान पर नित्य गायें चलती हैं, चरती हैं या जाती हैं, जहाँ उनका गमन है, जाना है, उस प्रदेश को ब्रज, ब्रज से, ये ब्रज का मतलब जाना, जहाँ पर गाय जाया करती थी। जो ब्रज शब्द का प्रयोग है चारागाह, बाड़े और पशु समूह के लिए होता है। इसके जो क्षेत्र हैं बल्लभगढ़, पलवल, होडल, हसनपुर आदि हैं। तो आपने विशेष बोलियों में अपनी किताबें खोलना और देखना कि उसमें उनकी विशेषताएं भी लिखनी है। तो इसमें आपने विशेष क्या लिखना है? इसकी व्युत्पत्ति, और फिर लिखने हैं कौन से क्षेत्रों में वो बोली जाती है। धन्यवाद।